इसरो में 100 से ज़्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफे का सच क्या है? क्या भारत का स्पेस प्रोग्राम खतरे में है या फिर एक बड़े बदलाव की कहानी है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोली चौहान ग्लोबल पर। दोस्तों, जब भी बात भारत के गौरव की होती है और जब भी बात विज्ञान और तकनीक में भारत की उपलब्धियों की होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है और वो नाम है इसरो। वही इसरो जिसने दुनिया को दिखाया कि कम बजट में भी बड़े सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, और वही इसरो जिसने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया। वही इसरो जिसने मंगलयान भेजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि इसरो में 100 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कुछ लोग इसे भारत के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वैज्ञानिक संगठन छोड़ कर भाग रहे हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि इसरो के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? क्या भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो संकट में आ गया है या फिर इसके पीछे एक बिल्कुल कोई अलग कहानी छिपी हुई है? आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको सिर्फ ये खबर नहीं बताऊंगी बल्कि उसके पीछे का पूरा विज्ञान, पूरी राजनीति, पूरी अर्थव्यवस्थाओं और भविष्य का पूरा गेम प्लान समझाऊंगी। भारत के लिए इसरो आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि इसरो सिर्फ एक सरकारी संस्था नहीं है, ये भारत की रणनीतिक ताकत भी है। आज भारत के संचार उपग्रह, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, जीपीएस जैसी नेविगेशन सीमा सुरक्षा, मिसाइल ट्रैकिंग, कृषि निगरानी, सब में अंतरिक्ष तकनीक का योगदान है। यदि एक दिन सारे के सारे सैटेलाइट बंद कर दिए जाएं तो बैंकिंग, मोबाइल नेटवर्क, टीवी प्रसारण और इंटरनेट, मौसम विभाग सब कुछ प्रभावित हो सकता है। यानी अंतरिक्ष अब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का आधार भी बन चुकी है। आखिर इस्तीफों का ये मामला क्या है? अब आते हैं इसी मुद्दे पर। तो कुछ वर्षों में इसरो छोड़ने वाले वैज्ञानिकों की संख्या चर्चा का विषय बनी हुई है। संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार अलग अलग वर्षों में वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों ने इस्तीफे दिए हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये समझनी होगी कि 100 या फिर 120 वैज्ञानिकों का आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसरो में कुछ कर्मचारियों की संख्या लगभग 17 से 18,000 के आसपास है। यानी कि प्रतिशत के हिसाब से ये संख्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि सोशल मीडिया पर दिखाई या बताई जा रही है। लेकिन फिर भी ये सवाल तो उठता है कि अगर इसरो इतना प्रतिष्ठित संगठन है तो लोग इसको छोड़ क्यों रहे हैं? इसके कुछ तो कारण होंगे। तो एक कारण ये समझ में आता है कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर का विस्फोट। दोस्तों, कुछ वर्षों में भारत ने स्पेस सेक्टर में क्रांति आई है। 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया और यहीं से सारा का सारा खेल बदल गया। पहले जो काम केवल इसरो कर सकता था, अब निजी कंपनियां भी कर सकती हैं। आज भारत में 200 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप एक्टिव हैं। स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल, ध्रुवा स्पेस, गैलेक्सी आई जैसी कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और इन कंपनियों को किसकी ज़रूरत थी? इनको ज़रूरत थी अनुभवी वैज्ञानिकों की। और अनुभवी वैज्ञानिक कहाँ से मिलेंगे? तो वो इसरो में हैं। यहीं से टैलेंट माइग्रेशन शुरू हुआ। और इसका दूसरा जो कारण समझ में आता है वो ये है कि वेतन का एक बड़ा अंतर। जब एक बहुत सीधी सी बात है कि देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन हर व्यक्ति अपने परिवार और भविष्य के बारे में तो सोचता ही है। इसरो में एक वैज्ञानिक सरकारी वेतनमान के अनुसार काम करता है, लेकिन वही वैज्ञानिक यदि किसी निजी स्पेस कंपनी में जाता है तो उसे कई गुना अधिक वेतन मिल सकता है और कुछ मामलों में स्टॉक ऑप्शन भी दिए जाते हैं। यानी यदि कंपनी सफल हुई तो जो कर्मचारी हैं वो भी करोड़पति बन सकते हैं। यही मॉडल अमेरिका में स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और रॉकेट लैब जैसी कंपनियों में भी अपनाया जाता है और भारत में भी वही मॉडल अब धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। और इसका तीसरा कारण जो समझ में आता है वो ये कि
कई वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टार्टअप में तकनीकी पर तेज़ी से काम करने का अवसर मिलता है। सरकारी संस्थानों में नियम और प्रक्रियाएं अधिक होते हैं, जबकि स्टार्टअप में निर्णय जल्दी लिए जाते हैं और युवा वैज्ञानिकों को ये लगता है कि वहाँ वे ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं और दुनिया में ये हो भी रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ भारत में ही हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नासा के वैज्ञानिक स्पेस एक्स में चले जाते हैं, यस के वैज्ञानिक कंपनियों में, निजी कंपनियों में चले जाते हैं और गूगल के इंजीनियर ओपन एआई में चले जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर निवेडिया में चले जाते हैं और पूरी दुनिया में प्रतिभा लगातार एक संस्था से दूसरी संस्था में इधर उधर माइग्रेट हो रही है। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था का सामान्य हिस्सा है, लेकिन इसमें चिंता क्यों है आखिर? आप कहानी का दूसरा पक्ष देखते हैं तो इसरो कोई सामान्य कंपनी तो है नहीं जो लोग इधर उधर माइग्रेट हो रहे हैं। ये राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। यहाँ दशकों का अनुभव होता है। एक रॉकेट वैज्ञानिक तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। एक लॉन्च डायरेक्टर या मिशन विशेषज्ञ रातों रात नहीं बनता है। इसलिए यदि अनुभवी लोग बड़ी संख्या में माइग्रेट होने लगे और ज्ञान का नुकसान हो सकता है। यही वह चिंता है जिसे कई विशेषज्ञ उठा रहे हैं। चीन से तुलना अब चीन से इसकी तुलना करते हैं। अब यहाँ चीन का उदाहरण समझते हैं। चीन ने पिछले 20 वर्षों में अपने वैज्ञानिकों को रोकने के लिए भारी निवेश किया। उच्च वेतन, बेहतरीन लैब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और लंबी अवधि के रिसर्च प्रोजेक्ट। इसी का परिणाम है कि आज चीन अपना स्पेस स्टेशन चला रहा है और चंद्रमा पर मिशन भेज रहा है। मंगल मिशन चला चुका है और 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी भी कर रहा है। भारत को भी अब इसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। इसरो की आने वाली जो योजनाएं हैं, अगर कोई सोच रहा है कि इसरो कमज़ोर हो गया है तो आगे की उसकी जो योजनाएं हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। पहली है गगनयान मिशन। भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। ये मिशन भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है जितना कभी चंद्रयान था। और इसका दूसरा मिशन है भारतीय स्पेस स्टेशन। भारत का लक्ष्य 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाना है। तो कल्पना कीजिए कि भारत का अपना स्टेशन जहां भारतीय वैज्ञानिक शोध करेंगे। और तीसरा है चंद्रयान 4। अब सिर्फ चांद पर पहुंचना नहीं बल्कि वहां से नमूने वापस लाने की तैयारी है। और चौथा है शुक्रयान मिशन। शुक्र ग्रह के रहस्यों को समझने की दिशा में बड़ा कदम। पांचवा है 2040 का लक्ष्य। भारत 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखता है। भारत की स्पेस इकॉनमी, तो दोस्तों आज दुनिया की स्पेस इकॉनमी तेज़ी से बढ़ रही है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में इसका आकार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। भारत की इकॉनमी, भारत की जो हिस्सेदारी है वो अभी इसमें सीमित है, लेकिन सरकार का लक्ष्य इसे कई गुना बढ़ाना है। और यही वजह है कि निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका मतलब ये भी है कि भारत में वैज्ञानिकों की मांग और बढ़ेगी। क्या इसरो में सब कुछ ठीक है? तो इस सवाल का ईमानदार जवाब पूरी तरह ना हाँ है और ना हाँ, ना तो पूरी तरह से इसको सही ठहरा सकते हैं और ना गलत। हर बड़े संगठन की तरह इसरो के सामने भी चुनौतियां हैं। टैलेंट रिटेंशन, नई भर्ती, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी बदलाव और बढ़ती निजी कंपनियां। लेकिन साथ ही इसरो के पास दुनिया के सबसे अनुभवी वैज्ञानिकों की टीम भी है, सफल मिशनों का रिकॉर्ड भी है और सरकार का मजबूत समर्थन भी है। तो इसका फाइनल निष्कर्ष यही निकलता है कि इसरो में 100 से ज़्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफे की खबर सच है कि कुछ वैज्ञानिकों ने इस्तीफ़ा दिया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इसमें इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए जिससे कि टैलेंट और वैज्ञानिक इधर उधर माइग्रेट ना हों? तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये हमारी खबर पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।